तो बड़ा फैसला आया है और उसके बाद अब सलाखों के पीछे है आजम खान का परिवार। तो आखिरकार कानून से आंख मिचौली करने के बाद, कानून को धता बताने के बाद गिरफ्तारी हो ही गई है। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया है और तीनों को 7 दिन की जेल में भेजा गया है। 2 मार्च को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो आज आजम खान के 17 मामलों की सुनवाई थी जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और आजम खान और उनके परिवार को 7 दिन के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो आपको बताएं कि जिन 17 मामलों की सुनवाई थी उनमें से 4 मामलों में आजम खान को जमानत मिली, जबकि 13 मामलों की सुनवाई की अब अलग अलग तारीखें दी गई हैं। आजम की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी 468 ए के तहत गिरफ्तारी हुई है। तो इससे पहले लगातार समन जाते रहे लेकिन आजम खान उसे अनदेखा करते रहे, उसका अपमान करते रहे, मुनादी भी हुई, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई, फिर कुर्क करने के आदेश दिए गए संपत्ति को और अब आज अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो 2 मार्च तक आजम खान का परिवार सलाखों के पीछे ही रहेगा। तो 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और सरकार पहले ही आजम खान को भूमाफिया घोषित कर चुकी है। जमीन कब्जाने के अलावा भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताबों की चोरी, शेरों की चोरी, तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जो आजम खान के गुनाहों की गवाही देती है। और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले याचिकाकर्ता आकाश सक्सेना कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए जरा। ये 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला था उसमें इन्होंने अपनी तीनों ने, अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा, इन्होंने अपनी आज बेल एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें 1 बजे उसकी सुनवाई हुई और तीनों को 2 तारीख तक के लिए जेल के लिए बोला गया है और 2 तारीख को अगली सुनवाई होगी। न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है और 2 तारीख इसमें पड़ी है। बाकी और जो मामले हैं 2-3 जो और मामले हैं उनमें सभी में अलग अलग तारीखें पड़ी है। तो अब ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जो आजम खान के समर्थक हैं वो हंगामा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए आजम खान को। और इस वक्त रामपुर के जिलाधिकारी अंजनी कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। तो जो आज आदेश जारी हुआ प्रशासनिक नजरिए से किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, ये सक्षम कोर्ट का फैसला है और इसमें जो भी कोर्ट का फैसला उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और इसमें हम जैसी भी आगे होगी, अभी उनको फिलहाल रामपुर जेल में रखा जा रहा है। तो इसके बाद जैसा भी होगा उसके आगे हम ऑर्डर लेते हैं। जी अंजनी कुमार, क्योंकि जो एसपी हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है तो ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं, तो क्या कुछ इस बारे में विचार हो रहा है कि कहाँ शिफ्ट किया जाए? क्या ऐसी वाकई में कोई दिक्कत हो सकती है अगर आजम खान को यहीं रामपुर में रखा जाए? देखिए, अभी इससे कोई फैसला नहीं रख लिया गया है। अभी हम लोग इस पर बैठेंगे, निर्णय लेंगे। इसमें जेल प्रशासन की तरफ से भी अभी कुछ नहीं आया है। हम निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के हालात का जायजा लेकर और इस पे कोई न कोई निर्णय लेंगे और जैसा भी होगा मुफीद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैसी कार्रवाई करेंगे। जी तो क्योंकि प्रदर्शन शुरू हो चुके थे जो समर्थक, और इससे पहले भी हमने देखा जब कोई भी छोटी बड़ी कार्रवाई हुई है, आप तो यहाँ जिले को संभाल रहे हैं, आपसे पहले भी जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ आए हैं तो उन्होंने देखा है आजम खान के सत्ता की हनक को। तो आपको लग रहा है जो कार्रवाई हुई है इसमें प्रशासन ने किस तरह से अपनी ओर से यहाँ पर पैरवी की थी? देखिए, हमने जो भी ये मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है और ये जन्म प्रमाण पत्र का मामला है। हाँ। और इसमें अगर कोई अदालत का आदेश है, उस आदेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसको सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि ये कहीं से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है। ये अदालत का फैसला और उस अदालत के फैसले का जो भी असम्मान करेगा उसके साथ हम निश्चित रूप से सख्ती से निपटेंगे और इसके लिए निर्देश। बिल्कुल, अदालती आदेश है आंजनेय जी, और उस आदेश के बाद के हालात काबू में रहें ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कह रहे हैं कि नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। तो शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा का भी इस मामले पर बयान आया। उनका कहना है कि आजम खान की गिरफ्तारी ये बता रही है कि चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, लेकिन हमारी सरकार अगर वो गुनहगार है तो उसे छोड़ेगी नहीं। हमारी सरकार आने के बाद एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम शुरू हुई है। पहले होता था कि आप कुछ भी गलत कर लीजिए, दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, वो भी आपको बचाती है।
ये साफ बताता है कि जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया, जिसने भी गलत हरकत किया है, उसके खिलाफ सजा होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। और वहीं आज आजम खान की इस गिरफ्तारी के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है बता दें आपको। तो उन्होंने लिखा है कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का भ्रम टूट रहा है। आजम खान का जेल जाना भ्रष्टाचार पर सरकार के जीरो टॉलरेंस का नतीजा है। ये संदेश साफ है कि दोषी चाहे जितना भी ताकतवर हो, योगी सरकार में उसके प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। तो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का एक ट्वीट आजम खान की गिरफ्तारी के बाद। और अब बात करते हैं उस पार्टी की जिससे आजम खान सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा है कि कानून को मानने वाले हम लोग हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सरकार आई है, लगातार आजम साहब को अपमानित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगवाया है, जानबूझ करके आरोप लगा है कि आजम साहब की छवि को खराब किया जाए। लेकिन आजम साहब कानून को मानने वाले नेता है, इसलिए उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए आज जो वहां पर हाजिर हुए हैं, निश्चित रूप से वो कानून मानी आजम साहब को न्याय देगा, ये हमें पूरा भरोसा है। तो अदालत का आदेश है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो शुरू से कहती रही है कि राजनीति के तहत ये सब हो रहा है, जबकि अच्छा खासा एक रिकॉर्ड है आपराधिक। अगर हम बात करें आजम खान की, तो इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा है कि आजम खान की राजनीति भ्रष्टाचार पर टिकी थी, गरीबों के शोषण पर टिकी थी, जो अब खत्म हो गई है। पूरी तरीके से खुद के लिए थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार की राजनीति थी, गरीबों के शोषण की राजनीति थी। आज माननीय जिला और सत्र न्यायालय ने वहाँ ये निर्णय दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। उनको जेल दिया है। अखिलेश यादव इस पर जवाब दें कि उनके पास में किस तरीके के लोगों की राजनीति है, किस तरीके के लोगों के साथ वो राजनीति करते हैं। और आज के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। तो 9 बार जहां से सांसद रहे आजम खान, तो इन 9 बार के कार्यकाल में अगर अच्छा करते तो जनता आज इन्हें अपना शहंशाह मानती। लेकिन इन्होंने अपने विधायक होने का, अपने राजनीतिक रसूख का, क्योंकि कैबिनेट में मंत्री भी रहे, जब इनकी पार्टी की सरकार बनी तो पूरा फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि लोगों की जमीन पर कब्जा करते चले गए, रामपुर पर कब्जा करते चले गए। और अमूमन सरकार इनकी रहती थी या बीएसपी की रहती थी, तो लोगों को यहां पर मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल अब ये कार्रवाई हुई है उनके बेटे के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो शिकायत दायर की गई थी। हालांकि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो पिछले साल दिसंबर के महीने में सुनवाई में हाईकोर्ट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को रद्द कर चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इधर आजम खान उनके परिवार को बाकी मामलों में आज सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका लखनऊ से जुड़ी है और साथ में प्रयागराज से जुड़े हैं एस.ए. नसीम, जो वकील हैं। तो बताएंगे कि जो कानूनी लड़ाई है, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, तो बहुत सारे मामले उलझे हुए भी हैं आपस में, तो ऐसे में समझना कि किस मामले में जमानत हुई है, किस मामले में कहां तक सजा हो सकती है, ये जानना भी जरूरी है। तो पहले अनामिका से जरा पॉलिटिकल अपडेट यहां से ले लेते हैं लखनऊ से। तो अनामिका बताएं, क्योंकि एक बहुत कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के, यूपी का वो राजनेता जो मंत्री भी रहा, विधायक तो रहा ही, सांसद भी बना पहली बार इस बार, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या हलचल है? देखिए, आजम खान की तूती बोलती थी सरकार में। यही 2006 का वक्त था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और आजम खान उनके राइट हैंड माने जाते थे। और 2006 में ही जौहर अली यूनिवर्सिटी, जो अब तक की आजम खान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो उनके लिए गले की फांस बन गई। 2006 में मुलायम सिंह यादव ने इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इसके बाद से खुद की सरकार में, खुद की कैबिनेट बैठक के जरिए इस यूनिवर्सिटी को अनुदान दिया गया, पैसे दिए गए। इसके बाद आजम खान पर यह भी आरोप लगाए गए कि अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने दलितों के साथ अन्याय किया, उनकी जमीनों को हड़पा है। ये मामला राजभवन तक पहुंचा, राजभवन में शिकायत भी की गई। इसके बाद आपको वो भी किस्सा याद होगा जब आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए रामपुर की पूरी पुलिस लग गई, 24 घंटे में भैंस को बरामद कर लिया गया। इसके बाद आपको वो भी किस्सा याद होगा प्रीति, कि जब रामपुर में कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन पर इतना अत्याचार किया जा रहा है जमीनों को हड़पने का, कि अब वो पलायन करने पे मजबूर हैं। तो बहुत सारे किस्से, 80 से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर लादे गए और समय समय पर उन पर कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश की गई। लेकिन आजम खान हर नियम कानून को धत्ता बताते रहे। लेकिन अब हालात ये पहुंच गए कि जब कानूनी कार्रवाई की जो फांस है उनके गले तक पहुंची है और आज उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही है। बिल्कुल। तो अनामिका,
जिनकी भैंसें ढूंढने के लिए एक वक्त वो था जब पूरा पुलिस का महकमा जुट जाता था, आज उसी शख्स पर भैंस चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। और हमने देखा भी था एक जनसभा में रो पड़े थे अनामिका, अगर आपको याद होगा, कि बताइए भाई मुझ पर अब बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन लोगों के आंसुओं को भूल गए जो उनकी ज्यादती की वजह से लोगों की आंखों में आए थे। फिलहाल अब हम ऐसे नसीम साहब का रुख करेंगे, वकील है नसीम साहब, जरा बताइए आज जो कुछ हुआ है अदालत में, 17 मामले थे, उन पर सुनवाई हुई है और जो धाराएं लगाई गई हैं आजम खान पर, तो यहां से कितनी मुश्किलें आजम खान के लिए बढ़ती हैं? देखिए, मोहम्मद आजम खान जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, इस वक्त सांसद हैं, और इनके बेटे के खिलाफ और इनकी पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ एक FIR जो आकाश सक्सेना बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा लिखाया गया था कि इन्होंने जन्मतिथि प्रमाण पत्र अपना फर्जी बनवाया है, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिसंबर में ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जो सदस्यता थी विधायकी की उसको रद्द कर दी थी कि उस पर फर्जी उनके जो एक प्रमाण पत्र था वो गलत पाया गया, इसलिए वो उनकी विधायकी रद्द की गई थी, जिस पर कोर्ट में अप्रैल 2019 में एक चार्जशीट लगाई गई थी। उसमें आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, इन तीनों के खिलाफ समन जारी हुआ था, फिर अवेलेबल वारंट, फिर नॉन अवेलेबल वारंट और 82 कार्रवाई हुई थी। तो मैं इसको दुरुस्त कर दूं, कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि आजम खान गिरफ्तार किए गए हैं, तो आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला, इन तीनों ने आज कोर्ट में समर्पण किया है। और समर्पण करने के बाद उनके जितने भी मामले वहाँ पेंडिंग थे, चूँकि बहुत से मामलों में आजम खान को और उनके बेटे को यहाँ पे हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है, बहुत से मामलों में इलाहाबाद में स्पेशल कोर्ट जो MP MLA कोर्ट बनाई गई, यहाँ से अभी पिछले साल 6 मामलों में आजम खान को जमानत मिली थी। तो जिन मामलों में उनके खिलाफ जो है वारंट चल रहा था या जिन मामलों में वो हाजिर नहीं हुए थे, उनमें उनका जुडिशियल वारंट बनाया गया है और उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का आदेश हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि अदालत सम्मन जारी करती थी, आजम खान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसके अलावा मुनादी बाकायदा करवाई गई, उसके बाद फिर हार कर कुर्की के आदेश दिए गए हैं। तो जब एक तो आप पे जो आरोप है वो तो है ही नसीम साहब, इसके अलावा जब आप अदालत की अवमानना करते हैं तो उसके बाद क्या इस चीज को भी कंसिडर किया जाता है और फिर कितनी ज्यादा दिक्कतें आरोपी के लिए पैदा होती हैं? हाँ, देखिए, वो यहाँ पे देखा जाए तो ये है कि आरोपी जो हमारे CRPC में प्रावधान है कि अगर किसी भी एक्यूज के खिलाफ समन जारी होता है, अगर समन उसको साइन कर दिया उसने, समन उसको ताबीला हो गया, अगर सर्विस सफिशिएंट हो गई, तब उसके खिलाफ बेलेबल वारंट किया जाता है। और बेलेबल वारंट पर होने के बाद भी अगर वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है या हाजिर नहीं होता है, तब नॉन बेलेबल वारंट होता है। उसके बाद 82 और 83 कार्रवाई की जाती है। तो इन मुकदमों में देखना यह भी पड़ेगा कि आजम खान को इसके पहले सम्मन मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि आजम खान को जैसा कि मैं इलाहाबाद में उनका वकील हूं और यहाँ पर 6 मामलों में उनको सम्मन मिला था, एक में वारंट जारी हुआ था, तो वो इलाहाबाद वो आए और उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए सभी मुकदमों में उन्होंने समर्पण किया था, जिसको उनको यहाँ जमानत दी गई थी। तो अगर किसी मामले में उनको समन तामील नहीं है तो मैं समझता हूं कि अदालत की अवमानना नहीं है और ना ही ये कंटेम्प्ट है, क्योंकि समन का तामील होना जरूरी है। और समन के तामील किए बिना माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्देश है जिसमें कमर अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया कि अगर समन एक्यूज को तामील नहीं है तो उसके खिलाफ वारंट नहीं किया जा सकता, मजिस्ट्रेट को या जज को पावर नहीं होता है। तो देखना यह है कि आजम खान के खिलाफ जो भी मामले जिसमें 82 या 83 कार्रवाई हो रही थी, उसमें इसके पहले उनको समन मिला था या नहीं मिला था, या समन तामील हुआ था या नहीं, और समन तामील होने के बाद भी वो कोर्ट में सरेंडर क्यों नहीं कर रहे थे। चलिए, बिल्कुल, तो ये तमाम कानूनी पेचीदगियां, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इतने सारे मुकदमे हैं कि उसमें भी हम लोगों को भी खुद देखना पड़ता है कि किस मुकदमे की सुनवाई थी, किस में उनकी जो जमानत याचिका थी उसको माना गया या फिर किस में आगे फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे नसीम साहब आपका, और अनामिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।